हेलो एवरीवन, छोटी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के पेपर की। और ये आपके टेट, सुपर टेट, इन सारे आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं एनसीईआरटी बेस। ये एनसीईआरटी की बुक्स के एमसीक्यूज़ बेस क्वेश्चन होने वाले हैं। अब आप पूछेंगे कि मैं एनसीईआरटी ही क्यों ना पढ़ लूँ। तो एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत लंबा समय लगने वाला है और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको सारे एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन मिल जाएंगे क्लास 6 के। तो जितनी आप बुक पढ़ेंगे, बुक आप ज़रूर पढ़िए, पर इसको भी ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए आप डिसलाइक कर सकते हैं, पर इसे देखिएगा पूरा ज़रूर। तो चलिए आगे अब इसको देख लेते हैं कि क्या है पेपर में। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा है सौर मंडल में पृथ्वी। आप देख सकते हैं ये हमारा सौर मंडल है और हम लोग सौर मंडल में पृथ्वी की बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं। तो आप जिस समय आपने सौर मंडल की बात करते हैं तो सौर में सूर्य भी आएगा, चंद्रमा भी आता है, पृथ्वी के ऊपर बगल में चंद्रमा भी घूमता रहता है, पृथ्वी भी आती है, और आपने देखा होगा उल्का पिंड, मीटरॉइड्स भी आते हैं। और मीटरॉइड्स की अगर स्थिति की बात आप करेंगे तो पूरा का पूरा उल्का पिंड का जो ये आपका बेल्ट है, ये बेल्ट किसके किसके बीच में आता है। तो ये बेल्ट आपका बृहस्पति और यहाँ पे आपका मंगल ग्रह के बीच में एक बेल्ट आता है। तो ये पूरा का पूरा एस्ट्रॉयड बेल्ट है आपका। तो आप इसमें कौन सा खगोलीय पिंडों में कौन सा आंसर आप लगाएंगे, तो उपयुक्त सभी में। ठीक है, देखिए इसका आंसर डी वाला है। दूसरा क्वेश्चन आता है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो अब अगर आप ध्यान देते होंगे तो जो भी ऊष्मा एवं प्रकाश देते हों, जो आकार में बहुत बड़े नहीं होते हैं, आंसर लग ही नहीं सकता। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होते, देखिए ये नहीं होते हैं, आ गया तो ये भी कट गया। जो अपने अक्ष पर घूमते हुए दूसरे पिंडों की परिक्रमा करते हैं, तो ये किसकी परिभाषा है, ये तो ग्रहों की है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आपका आंसर बी है। जिसके पास अपनी ऊष्मा होगी तथा प्रकाश होता है वही क्या होते हैं, वही खगोलीय पिंड तारे कहलाते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं कि ये किस तरीके से चमकते हैं, किस तरीके से इसमें ऊष्मा आता है, तो इसमें नाभिकीय संलयन होता है। जब आप बात करेंगे कि तारा कैसे काम करता है, तो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। वहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृति क्या कहलाती है। तो देखिए आकाशगंगा बहुत बड़ी है, आकाशगंगा हो नहीं सकती। सौर मंडल जिसमें हमारा सूर्य, चंद्रमा और अलग अलग ग्रह हैं। एंड्रोमेडा ये भी नहीं है। तो जब तारों द्वारा बनाया गया जो समूह है, विविध आकृतियाँ जो है, वो नक्षत्र कहलाते हैं। तो इसका आंसर नक्षत्र होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन कहता है आपका कि अंतरिक्ष में संबंधित आरसा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। देखिए बहुत बड़ा शब्द है बिग बियर। तो आप देखिए तारों का जो समूह है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, इन्हीं से संबंध है किसका, बिग बियर का। ये आपके जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं ये छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, बट ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं किस में आ रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी बेस पे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। तो अभी आपने देखा कि वो जो खुद में क्या दे रहे थे, ऊर्जा दे रहे थे और प्रकाश दे रहे थे, वो आपके क्या हो रहे थे, वो तो तारे हो जा रहे थे। तो यहाँ पे जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होते हैं एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वही क्या होते हैं, वो आपके ग्रह होते हैं। जो आकार में बहुत बड़े हो, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश है, तो ये क्या हो जाएंगे, तो तारे हो जाएंगे ये। और जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो ये तो होता ही होता है, पर इसके अलावा भी क्राइटेरिया होनी चाहिए। अब आगे अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए।
पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो क्या ये सही है? तो अभी तक अगर आप ध्यान देंगे कि हाँ सही तो लग रहा है, क्योंकि पृथ्वी किससे प्राप्त करेगी ऊष्मा? सूर्य से ही प्राप्त करेगी। दूसरा, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथे ग्रह तथा आकार में तीसरे ग्रह का बड़ा ग्रह है। तो अब ये देखिए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ रहा है। क्यों? आकार में शायद वो 5वें नंबर पे जा रहा है, और जो दूरी के हिसाब से है तो दूरी पे ये कहाँ आता है? ये तीसरे नंबर पे आता है, तो ना चौथा भी नहीं हुआ, और जो आपका आकार है वो 5वें नंबर पे आता है। तो कहीं भी ये सही हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका केवल ए सही होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। अब देखिए, बुध, यहाँ पे शुक्र, यहाँ पे फिर बुध और फिर बुध। तो देखिए 3 में तो बुध पहले आ गया, तो हम लोग पहले रखते रहते हैं ए, सी और डी को, कि बुध भाई पहले आते हैं। दूसरा, बुध के बाद हमेशा कौन आएगा? बुध के बाद हमेशा शुक्र आता है, और शुक्र के बाद फिर कौन आता है? फिर आती है पृथ्वी आती है। तो यहाँ पे आपका ज़रा ध्यान दीजिए, बुध के बाद सीधे मंगल आ रहा है, ये गलत हो गया। शुक्र आ गया तो बुध के बाद ये तो था ही नहीं। अब ये आ रहा है बुध के बाद शुक्र, सही आ रहा है। शुक्र के बाद क्या मंगल आ गया? हमने अभी क्या बताया? शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल आता है। तो अब यहाँ पे क्या है? मंगल है, तो ये भी गलत हो गया। अब बच कौन सा रहा है? डी वाला। पहले बुध आया, ठीक है, इसके बाद फिर शुक्र आया, फिर पृथ्वी आई, और फिर आपका मंगल आ रहा है। क्लियर है? नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से आंतरिक ग्रह हैं? तो अब देखिए, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह आपको हल्का सा एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए, ये आपका पूरा सौर मंडल है। मान लीजिए ये गोला मैंने बना दिया, ये सौर मंडल। यहाँ पे क्या है? मान लीजिए सूर्य बनाए बैठा दीजिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके ग्रह हो गए। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा आया? बुध आया, फिर आया शुक्र, फिर आई पृथ्वी, और फिर आया मंगल। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट्स होती हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा या फिर ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी, तो यहाँ एस्ट्रॉइड्स बेल्ट हुई होंगी। ये पूरा का पूरा पूरी एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है। उसके बाद यहाँ पे कौन से आते हैं? तो यहाँ पे भैया बृहस्पति भैया आते हैं, फिर शनि आएंगे, फिर अरुण आएंगे, फिर वरुण आएंगे, और आखिरी में प्लूटो आते हैं। तो उनको भैया घर से बाहर निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया? कहा कि भाई आप तुम्हारे हमारे घर के सदस्य हो ही नहीं, तो सौर मंडल से प्लूटो भैया तो बाहर हो गए हैं। तो अब देखिए, ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इसके अंदर जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों को क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। और जो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर होते हैं वो क्या होते हैं? वो बाह्य ग्रह होते हैं। तो अब यहाँ पे इसी आंसर के हिसाब से निम्नलिखित ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? तो यहाँ पे देखिए 4 ग्रह हम लोग की बात हो रही थी। आंसर भी क्या है आपका? बी है। तो बी में आंसर क्या है? 1, 2 और 3। अब हम लोग फिर यहाँ देखते हैं। 1 में देखिए बुध आ रहा है। 2 में शुक्र आ रहा है, देखिए ये बुध है, ये शुक्र है। तीसरा मंगल आ रहा है, तो मंगल भी देखिए अंदर है, मंगल भी आ गया तीसरा। पर क्या चौथा बृहस्पति आ रहा है? देखिए बृहस्पति कहाँ था? बृहस्पति भैया यहाँ पे हैं, इस क्षुब्ध ग्रह के बाहर। तो बृहस्पति भैया नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपका ये आंसर क्लियर हुआ कि आंतरिक ग्रह कौन से और बाहरी कौन से। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? मैंने इसके पहले आपको एग्जाम्पल बताया था। अब इसमें देखिए, नेपच्यून जिसे हम लोग वरुण बोलते हैं, यूरेनस जिसे हम लोग अरुण बोलते हैं, शनि ये क्या है? सैटर्न है, और बृहस्पति ये जुपिटर है। तो अब देखिए ये चारों बाह्य ग्रह में आते हैं, बाह्य ग्रह में। अब देखिए आंसर डी है, उपयुक्त सभी आंसर आ गया आपका। आपको मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब नीचे दिए गए कथन की एवं कारण पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है? बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमणकाल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। तो क्या ये सही है? तो हाँ, सभी तक तो सही लग रहा है, तो हम इस पर सही का टिक लगा देते हैं। दूसरा पढ़ते हैं, क्योंकि ये कथन है और कारण है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है।
देखिए ये भी ठीक लग रहा है, हमने इसको भी कर दिया। अब हम लोग को बात हो रही है कथन और कारणों पर विचार करना है और क्या ये व्याख्या सही कर रहा है। तो हम देखते हैं, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसीलिए बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कार्य सौरमंडल के सभी ग्रहों में क्या है, सबसे कम है। कारण भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज सौरमंडल की बात हो जाएगी। तो सौरमंडल के में किन दो ग्रहों के बीच क्षुब्ध ग्रह पट्टी पाई जाती है। तो अभी इसके पहले मैंने ही आपको बता दिया है कि आप जिस समय देखेंगे कि मंगल, क्योंकि मैंने जब आपको बताया था कि पृथ्वी के बाद मंगल आएगा, इसके बाद ये यहाँ पे पट्टी होगी, फिर बृहस्पति आएगी, फिर आपका शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ये आते हैं। तो ये जो क्षुब्ध ग्रह की पट्टी है, ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है, ये किन दो ग्रहों के बीच में, तो ये मंगल और ये बृहस्पति, ये मार्स और ये जुपिटर, इन दोनों के बीच में ही है। तो आंसर आपका मंगल और बृहस्पति हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग अभी बात कर रहे थे तो हम लोग क्या किए, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सबसे दूर का वो ग्रह कौन सा हुआ, वरुण या फिर नेपच्यून। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। फिर आ गया, पृथ्वी के आकार को भूआध, जियोइड भी कहा जाता है। देखने में कुछ सही लग रहा है, चलिए ओके करते हैं। दूसरा देखते हैं, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, क्या ये भी सही लग रहा है। तो हाँ, जिस समय हम पृथ्वी की वो बनाते हैं तो यहाँ ओवल होती है और ये थोड़ी सी चपटी हो जाएगी, और यहाँ पे ये फिर थोड़ी सी चपटी हो जाएगी। तो यहाँ और यहाँ थोड़ी सी चपटी ये दिखती है। तो क्या पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, सही है। और पृथ्वी के आकार को भू और जियोइड भी कहा जाता है। तो दोनों सही है तथा सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, कौन से नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई पड़ती है। तो क्या हमारे जो समुद्र है, समुद्र का रंग हमें हरा दिखाई पड़ता है, नहीं, नहीं दिखाई पड़ता, नीला दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये गलत हो गया, हाँ गलत हो गया। चलिए, पृथ्वी का हरा रंग हमारे यहाँ वनों के कारण दिखाई देता है। अरे भाई 75% तो पानी है, और वही पानी कौन सा, समुद्र का पानी। और जब समुद्र का पानी चारों तरफ दिख रहा है, और हम लोग के यहाँ अगर इंडिया की ही बात करें तो 33% भी तो वनस्पति या पेड़ पौधे नहीं है, तो कहाँ से हमारी हरी हरी दिखेगी पृथ्वी। तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा, ना तो 1 ना ही 2। तो सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। तो देखिए, ग्रह, हाँ सौरमंडल में आते हैं, उपग्रह जिसे सैटेलाइट बोलते हैं, आते हैं। अब ये वाला सैटेलाइट मत कीजिएगा जो अभी भारत छोड़ रहा है या फिर अमेरिका छोड़ रहा है। यहाँ पे ऊपर भी सैटेलाइट हैं जो क्या हैं, पहले से ही विद्यमान है। जो भी ऊपर टहल रहे हैं उनको हम लोग सैटेलाइट ही बोलते हैं। सूर्य हाँ है, और उल्का पिंड जो मेटेरोइड्स हैं वो भी हैं। तो इन चारों से मिलकर हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो फिर सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। तो क्या ये कुछ कुछ सही लग रहा है। तो हाँ, कुछ कुछ सही लग रहा है, क्योंकि सौरमंडल का खिंचाव ही है जो क्या कर रहा है, सबको घुमा रहा है आपस में साथ 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 साथ। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। तो अगर सूरज न होगा तो क्या पृथ्वी पे जीवन रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो ये भी सही है। तो ये दोनों सही है। तो यहाँ पे कौन सा सत्य है, ए और बी दोनों। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते में आकार में फैले हैं, मतलब उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं। तो क्या वृत्ताकार हैं, नहीं ऐसा नहीं है। दीर्घवृत्ताकार, देखिए ऐसे ऐसे जितने लोग हैं ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, कोई ऐसे ऐसे घूम रहा है, सूरज जी भैया यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये क्या है, दीर्घवृत्ताकार। चलिए आगे आते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, यहाँ तक कि पीसीएस के पेपर में भी पूछा है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहते हैं।
तो यहाँ पे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कौन सी है? शुक्र। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र ग्रह है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो जब हमारे पास प्लूटो भैया थे तो वो क्या थे? घर के सबसे छोटे सदस्य थे अपने सौर मंडल के, पर प्लूटो भैया को कर दिया गया है घर से बाहर। अब जब प्लूटो भैया नहीं रह गए हैं तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा रह गया है? तो मरकुरी या फिर बुध जिसे हम लोग बोलते हैं, ये सबसे छोटा हो गया। और बड़े भैया सदैव बड़े ही थे, कभी वो छोटे होंगे नहीं, तो वो बृहस्पति जी हैं। तो बृहस्पति और बुध, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह और बुध सबसे छोटा ग्रह। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बात हो रही है कि कौन से दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है। तो देखिए, दो ग्रहों की बात होगी तो हमेशा याद रखिए कि शुक्र हमेशा उल्टा घूमता है और यूरेनस, अरुण जो है वो हमेशा उल्टा घूमता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करिए, चलिए करते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। तो ये सुनने में लग रहा है कि हाँ, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और जो के चारों ओर छल्ले तो हैं, ये तीन ग्रहों के ऊपर। चलिए ठीक है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों, असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। तो क्या ये भी सही है? तो ये भी सही लग रहा है। तो इसमें क्या है, दोनों कथनों में हम लोग ने विचार किया और दोनों कथनों क्या लग रहे हैं? सत्य हैं। तो हाँ, दोनों कथन सत्य हैं। चलिए आगे भी देख लेते हैं। तो हमारे सौर मंडल के किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो देखिए, अगर यहाँ बात करें तो भाई शुक्र हो गए, तो शनि, देखिए शनि के पास है, शनि के पास बहुत ढेर सारे हैं, तो इसलिए शनि को काट दीजिए। अब बात होती है बुध की। तो क्या बुध के पास है? तो बुध सबसे छोटा भैया है, अभी उसके पास कोई बच्चे वच्चे नहीं है। ठीक है, तो बच्चे का मतलब यहाँ पे उनके उपग्रह की बात हो रही है, तो वो सबसे छोटे भैया हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, तो कोई बच्चे भी नहीं हैं, तो उनके पास कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा, एक शुक्र भैया भी हैं, वो भी बहुत छोटे हैं, तो अभी उनके पास भी नहीं है। तो यूरेनस और शनि के पास हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी वाला होगा, 1 और 3। क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? तो आप जरा ध्यान देंगे कि बृहस्पति सबसे बड़े भैया हैं, तो सबसे बड़े भैया हैं तो उन्हीं के पास क्या होगी? सबसे ज़्यादा बच्चे होंगे। तो प्राकृतिक उपग्रह सबसे ज़्यादा किसके पास हैं? बृहस्पति के पास। अगला क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो क्या सही है? तो हाँ, लग तो रहा है सही। चलिए, और पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। तो क्या ऐसा है? नहीं, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे पहला वाला आंसर सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो आंसर हमारा क्या होगा? केवल 1 सही होगा। तो बात करते हैं, प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो आपको याद होगा, आर्यभट्ट जी का नाम आपने सुना होगा। तो भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री कौन हैं? आर्यभट्ट जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो ये बता रहा है कि हमें कथनों पर विचार करना है, कारण पर विचार करना है। तो पहला कथन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। तो हाँ, ये एकदम सही है, तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब सेकंड नंबर आता है कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। तो ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका सी सही होगा कि ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्कापिंड कहा जाता है। मेरे हिसाब से एकदम सही बता रहा है ये। सेकंड नंबर आ रहा है कि खुले आकाश गंगा में, मतलब आकाश में फैली
एक छोर से दूसरी छोर तक जाने वाली चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, वे आकाश गंगा कहते हैं। तो सही है, जिस समय हम लोग रात में देखते हैं तो हम एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जिसमें ढेर सारे छोटे 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 तारे यहाँ दिखते रहते हैं, वो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आकाश गंगा कहते हैं। तो ये सही है, ये भी कि हमको जो दिखाई देती है वो आकाश गंगा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोनों है कि दोनों सही है। ठीक, तो देखिए, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अगर आपको ये वीडियोस और चाहिए एमसीक्यूज़ में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको एमसीक्यूज़ की वीडियो पसंद आ रही है और आपको इसके और भी वीडियोस चाहिए तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।